किसी मुसलमान ने आज तक वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, किसी मुसलमान ने जातिवाद नहीं बनाई, किसी मुसलमान ने SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसके खिलाफ आंदोलन नहीं निकाला, किसी मुसलमान ने दासी प्रथा नहीं की, किसी मुसलमान ने OBC के ऊपर शूद्र को घोषित नहीं किया, उन पर थोपा नहीं, किसी मुसलमान ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन नहीं किया। मुसलमान सिर्फ विलन के तौर पर बताया जा रहा है। हकीकत में मुसलमान का नाम लेकर पीछे 3.5% लोग और इनकी मानसिकता काम कर रही है। मैं एक किसान का पोता हूं और एक जवान का बेटा हूं। मेरे जो फादर रहे इंडियन आर्मी नायक रहे, 19 साल उन्होंने इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपना खून और पसीना दिया है। तो हम जमीन का सीना जोत कर लोगों की खिदमत के लिए अनाज भी उगाने वालों में से है, और बाहर सरहद पर जो दुश्मन आएगा उस सरहद के दुश्मन से निमटने वाले जो है नस्ल से हम आ रहे हैं। तो हमसे देशभक्ति का जो है अगर आप सर्टिफिकेट पूछेंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे, भारत के तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटीज का DNA एक है, तो हम DNA टेस्ट के लिए तैयार हैं। ये 50-60 साल पुराने सर्टिफिकेटों के आधार पर हमारी भारतीय जो आइडेंटिटी है इसको कोई नाप तोल नहीं सकता। समाज के अंदर जहर घोलने का काम 3.5% मनुवादियों ने, जो RSS की शक्ल में और दूसरी तंजीमों की, उनके ऑफशूट विंग्स की शक्ल में उन्होंने किया, जिससे ये एक खाई खींची गई। मुसलमान भारत के 3.5% लोगों को जब आजादी मिल गई, उसके बाद से लेकर आज तक वो दीन पर ज्यादा तवज्जो दिया है। समाज के साथ में अपने रिश्तों को जैसे मजबूत रखना चाहिए, मजबूत नहीं किया गया। संविधान मत मानो, ऐसा फतवा नहीं आया है। मुसलमानों के लिए SC ST OBC से ताल्लुकात मत रखो, ऐसा फतवा नहीं आया है। तो फतवे की जो परिभाषा है, जो उसके शब्द को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी उन कमजोर दिमाग वाले लोगों को ऐसा बावर किया जा। सबसे पहले सर का हम परिचय जानेंगे। सर आपका परिचय। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद फहीमुद्दीन, तेलंगाना हैदराबाद से हूँ, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि वर्तमान में जो राजनीति में देखने को मिल रही है कि जो खाई खींच दी गई है हिंदू वर्सेस मुस्लिम की, उस पर आपका क्या कहना है? वर्तमान में जो खाई खींचने की कोशिश की जा रही है, दरअसल ये एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एजेंडे से पहले समाज के अंदर अपना पूरी तरीके से 3.5% यूरेशियन, विदेशी, मनुवादी शासक वर्ग जो बने हुए हैं, वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। ये उनकी कोशिश है और इंशाअल्लाह इस कोशिश को हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर हुआ है कि मुसलमानों ने थोड़ी सी गफलत का और बास कोताहियों का सबूत दिया कि एक बड़े समाज के अंदर हम भारतीय हैं, भारत के मूल निवासी हैं, हमारे अपने जो DNA के भाई रहे हैं, इनसे हमने वो रब्त और ताल्लुक नहीं रखा जो रब्त और ताल्लुक रखने की हमें दीन इस्लाम, भारत का संविधान और साथ ही साथ एक इंसानी फरीजे के तहत, इंसानी ड्यूटी के मामले में हमें जो करना चाहिए था वो हम करने में कहीं पीछे रह गए। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं सबसे अल्लाह तबारक व तआला के, और उसके बाद भारत के अंदर जितने मूल्यवासी महानायकों ने इस समाज को जोड़ने की बेपनाह कोशिशें की, जिसके अंदर में हम देखते हैं ज्योतिबा फूले हैं, और साथ ही साथ शाहू जी महाराज, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इन तीनों महापुरुषों का मुसलमानों ने उस वक्त के अंदर में बड़ी तादाद में साथ दिया है। उनके काम को, उनके कास को, उनके उद्देश्य को, उनके लक्ष्य को समझकर वो कांधे से कांधा मिलाकर उनका साथ दिया है। और आज वर्तमान में हम देखते हैं कि बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा इस कमी को ब्रिज के तौर पर पूरा कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और ये बामसेफ का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसके अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पूरे प्रदेश से तकरीबन 18 राज्यों से यहाँ उसके डेलीगेट्स आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं, और SC ST OBC
और अदर माइनॉरिटीज ये डीएनए के भाई है, मूल निवासी है, और अब तक जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं। इस सदी का आपको नहीं लग रहा है कि आपकी दाढ़ी और टोपी की वजह से मतलब देखने को मिल रहा है कि समाज में कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज वर्तमान में देखा जाए तो अछूत की जो श्रेणी कहीं ना कहीं खींच दी गई है, अछूत की जो श्रेणी कहीं ना कहीं मुसलमानों पर लागू हो रहा है, क्योंकि समाज में जो एक मानसिकता बना दी गई है कि जो हिंदू है ओबीसी SC ST और जो अपर कास्ट के लोग वही हिंदू हैं और उनमें उनका भाईचारा दिखाया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम को एक तबके को अलग ही श्रेणी में खदेड़ दिया गया है। इस पर क्या कहना है सर? 2-3 बातें आपने अपने सवाल में कही हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा, किसी भी कौम के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर में जब हम कोई सिंबल से बात करते हैं तो उसकी हमें जानकारी किताबों के जरिए, तारीखी हकायक के जरिए, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के जरिए से होती है। जब हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डालते हैं तो जितनी भी चीजें गुज़िश्ता कई हजार सालों में यहाँ पर हमको नजर आई है, वो हिंदू शब्द हमको कहीं नजर नहीं आ रहा। 1885 में, बल्कि 1875 में दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम आर्यन समाज के लोग हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू ये गाली है। तो जो 1875 के अंदर गाली थी, 1925 के बाद से कौन सी साजिश और रणनीति के तहत इस शब्द को गौरव बना लिया गया, ये हमें जानना होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर में ये शब्द नहीं मिलता। इस धर्म की जो धार्मिक किताबें इंसानों ने लिखी है उस किताब के अंदर कहीं ये शब्द नहीं मिलता। और जो यहाँ SC ST OBC के तमाम जातियों से जो भाई यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो जातियों से निकलकर क्लास में आ गए हैं, कास्ट से निकलकर क्लास में आ गए हैं। अब वो 6743 जातियों में नहीं, बल्कि वो SC ST OBC के अंदर हैं। वो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। एक बात, बार बार मुस्लिम कम्युनिटी को एक देशभक्ति का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप पे देशभक्ति का बड़ा सवाल उठता है, उसको लेकर उसका नजरिया क्या है? देशभक्ति, मैं एक किसान का पोता हूं और एक जवान का बेटा हूं। मेरे जो फादर रहे इंडियन आर्मी नायक रहे, 19 साल उन्होंने इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपना खून और पसीना दिया है। तो हम जमीन का सीना जोत कर लोगों की खिदमत के लिए अनाज भी उगाने वालों में से हैं, और बाहर सरहद पर जो दुश्मन आएगा उस सरहद के दुश्मन से निमटने वाले जो है नस्ल से हम आ रहे हैं। तो हमसे देशभक्ति का जो है अगर आप सर्टिफिकेट पूछेंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि आजादी के वक्त में जो खास तौर पर अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के सिलसिले में जो कोशिशें की जा रही थी, उसमें मुसलमान पेश था और SC ST OBC समाज के साथ में था। लेकिन हुआ ये कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो पुराने विदेशी यूरेशियन मनुवादी यहाँ पर आए थे, वो लोगों को आजादी मिल गई जो 3.5% है। तो आज हमसे अगर सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है तो मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स के आधार पर, साइंटिफिकल आधार पर कहूंगा कि DNA टेस्ट कर लिया जाए। SC ST OBC और माइनॉरिटीज का DNA माइकल बामशेट की रिपोर्ट है, मई 2001 के अंदर आपको इंटरनेट पर मिलेगी और तमाम उन इंसाफ पसंद वेबसाइट्स पर मिलेगी जो जानकारी को अमानतदारी के साथ पेश करते हैं। माइकल बामशेट ने 15 साइंटिस्टों के साथ आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च किया और ये नतीजा निकला कि भारत के तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटीज का DNA एक है। तो हम DNA टेस्ट के लिए तैयार हैं। ये 50-60 साल पुराने सर्टिफिकेटों के आधार पर हमारी भारतीय जो आइडेंटिटी है, इसको कोई नाप तोल नहीं सकता। मैं कहूंगा साइंस की, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रह रहे हैं। हम भारत से चंद्रयान तक पहुंचने की प्रयास और कोशिश किए हैं, कामयाबी मिली है। तो DNA टेस्ट करवा लें,
पता चल जाएगा कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज भारत के DNA के भाई हैं और मूल निवासी है, और 3.5% लोगों का DNA यूरेशिया के लोगों से मैच हुआ। तो यूरेशियन लोग ये समझ जाएं कि उनका असल ठिकाना कौन सा है, और भारत के मुसलमानों का DNA और यहाँ का उनका मूल निवासी का समाज से रिश्ता है। सर, अभी जो खाई खींची गई है, राजनीतिक खाई, मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है वो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। बड़े बड़े लीडर आए, पार्टियों के साथ काम किया, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है तमाम ऐसे लीडरों की जो किसी कस्टडी में हत्या कर दी गई, ऐसा आरोप लगाया गया मुस्लिम समाज द्वारा किसी की एनकाउंटर में, तो देखने को मिला। तो सर, अब वो खाई को कैसे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पूरा करेगा? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जब अपने बुजुर्गों पर नजर डालता है कि 1857 के बाद से 1947 तक 90 साल के दौर के जो मुसलमान रहे वो पॉलिटिकली बहुत अवेयर रहे, इकोनॉमिकली मजबूत रहे। उन्होंने ब्रिटिश रूल के अंदर भी 35% उनको रिजर्वेशन था, और साथ ही साथ में इस मुल्क की सालिमियत और हिफाजत के लिए उन्होंने हमेशा कोशिश की। लेकिन ये 77 सालों में ऐसा मजहब का और समाज के अंदर जहर घोलने का काम 3.5% मनुवादियों ने, जो RSS की शक्ल में और दूसरी तंजीमों की उनके ऑफशूट विंग्स की शक्ल में उन्होंने किया, जिससे ये एक खाई खींची गई। मुसलमान भारत के 3.5% लोगों को जब आजादी मिल गई, उसके बाद से लेकर आज तक वो दीन पर ज्यादा तवज्जो दिया है। समाज के साथ में अपने रिश्तों को जैसे मजबूत रखना चाहिए, मजबूत नहीं किया गया। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, CPI, CPM या तृणमूल हो, ये तमाम के एजेंडे एक हैं। पार्टी का झंडा और डंडा अलग है, लेकिन एजेंडा एक ही है। इन्होंने हर क्षेत्र में, हर राज्य में मुसलमानों को वोट को तौर पर इस्तेमाल किया। हक अधिकार की बात आई, हिस्सेदारी की बात आई, तो मुसलमान तो आप छोड़ दीजिए, OBC का 1931 में सेंसस हुआ, आज तक सेंसस नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा अपने हक अधिकार से पहले OBC के हक और अधिकार की बात करेगा और कहेगा कि हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के तमाम बहनों भाइयों का जो हक और अधिकार 77 साल से हड़प किया जा रहा है और डकार भी नहीं ली जा रही है, उनको पहले उनका हक अधिकार दिया जाए। इसी तरह SC समाज के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, वो जुल्म और सितम और बर्बरियत खत्म की जाए। तीसरी बात, ST समाज जो आदिवासी लोग हैं, जल जंगल जमीन के हकदार हजारों साल से हैं, उनको मजबूर किया गया था वहां रहने पर, इन लोगों के हक और अधिकार के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा आवाज उठाएगा, उठा रहा है। अभी तेलंगाना के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों और किसानों से रिलेटेड जितने मुद्दे उठे, वहां हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन को रखा, नुमाइंदगी की, और हम बराबर हुकूमत से कह रहे हैं कि मुसलमान अपनी बात पहले नहीं करेगा। मुसलमान की ये जिम्मेदारी है, खास तौर पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्लेटफॉर्म से, कि OBC की बात करेगा, SC ST के मान सम्मान की बात करेगा, और उसके साथ साथ अपनी भी रिप्रेजेंटेशन की वो बात रखेगा। सर, इस समय देखने को मिल रहा है कि हर मस्जिद में जो मंदिर ढूंढने का मामला आया है, और बताया जा रहा है कि ये पहले से मंदिर रहा, उसको तोड़कर मस्जिद बना लिया गया। इस पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का क्या स्टैंड है? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इस पे बहुत क्लियर अपनी आइडियोलॉजी रखता है कि 2014 के बाद से सत्ता में बैठे हुए लोग 2024 तक जो काम उनको करने थे, जो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, रूलिंग पार्टी शासक वर्ग की जिम्मेदारी होती है, वो काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ना ही 2 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा किया, ना ही 15 लाख का जो है मामला हल हुआ, और ना ही इस जैसे वो तमाम वादे जो मैनिफेस्टो के अंदर में लिखे गए थे, सियासी एजेंडे के तौर पर लिखे गए थे, उस पर कोई काम नहीं हुआ। अब जिन लोगों से वोट लिया गया है SC ST OBC के समाज से, अब आप इनको क्या जवाब देंगे? इनको जवाब नहीं दिया जा पा रहा है। लिहाजा अंग्रेजी की एक कहावत है, इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वे द मैसेज, यू कैन कंफ्यूज देम।
अगर आप किसी का काम नहीं कर पाते हैं जो आपने वादा किया था, तो लोगों को मुंतशिर और कंफ्यूज करके छोड़ दीजिए। तो अब मुसलमान की मस्जिद, मुसलमान की टोपी, दाढ़ी, मुसलमान की अजान, मुसलमान मुसलमान बार बार कहकर SC ST OBC के लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उनको असल मुद्दे से हटाया जा रहा है कि वो अपनी बेरोजगारी का, अपने हक और अधिकार का, ये तमाम चीजों का मुतालबा ना करें। सिर्फ मुसलमान 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 सुनते रहे। मुसलमान सुनने से पेट नहीं पलेगा। मुसलमान के मस्जिद के अंदर कुछ ढूंढने से आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल सुरक्षित नहीं होगा। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ये तमाम चीजों को एक पॉलिटिकल एजेंडा और नाकामियों की तरह देखता है। अच्छा, ये तो नहीं किया गया, एक काम ये किया जा रहा है खामोशी से कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन के जरिए से तमाम SC ST OBC के लोगों को रिजर्वेशन के जरिए से या तालीमी काबिलियत के जरिए से जो हक और अधिकार मिल रहे थे, प्राइवेटाइजेशन के जरिए से वो तमाम चीजों को खत्म किया जा रहा है। आप देखें, बड़े बड़े डिपार्टमेंटों में कई सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, वहां पर नई जायदादें होने के बावजूद रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के SC ST OBC और तमाम माइनॉरिटीज को 3.5% विदेशी मनुवादी शासक वर्ग वो भूखा मार देना चाहते हैं, नंगा कर देना चाहते हैं। मुसलमान सिर्फ निशाना है, असल में मुसलमान बहाना है, SC ST OBC निशाना है, फिर से सबको गुलाम बनाना है। तो ये गुलाम बनाने की व्यवस्था राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा अपने तौर पर इसको नहीं खत्म कर सकती है, बल्कि तमाम समाज के लोगों को साथ में लेकर मजलूम का साथ देकर इस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए हम कोशिशें करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने जो बयान दिया आपने देखा होगा, उनके मुंह से जो शब्द निकला कटमुल्ले, और बताया गया कि ये जो देश है वो बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। इस पर आपका क्या स्टैंड है जो उन्होंने बोला? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की जो परिभाषा है उसको हमारे लोग जिस दिन समझ जाएंगे तो 3.5% लोग इस तरीके से अलग थलग हो जाएंगे जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है, जैसे मक्खी अगर गिर जाए तो उसको निकाल दिया जाता है, वो उस तरीके से पूरे नंगे हो जाएंगे, अनवस्त्र हो जाएंगे। एक चीज। दूसरी बात, जो हमारे SC ST OBC के भाई इस परिभाषा का और इस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके दिमागों में वो गलतफहमियां पैदा की गई हैं, और गलतफहमियां पैदा करके मात्र 1, 2, 4, 5 आदमी का इससे भला कर किया जा रहा है और पूरी कौम को पीछे गुलाम बनाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल आता है सर, जिसमें कहा जाता है कि आप लोग अपनी महिलाओं को सम्मान नहीं देते, 3 तलाक की बात आती है, फतवा जारी कर देते हैं, इस पर क्या आपका स्टैंड है? तलाक के मसले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मोहम्मद की जो तालीमात हैं, वो अगर एक नशिस्त और मजलिस में तलाक दी जाती है, 3 मर्तबा कहें या उससे ज्यादा, वो एक शुमार की जाएगी। रही बात मान और सम्मान की, तो दीन इस्लाम सिर्फ अपनी महिलाओं की इज्जत और हिफाजत की बात नहीं करता है, बल्कि दीन इस्लाम पूरी दुनिया की महिलाओं की इज्जत की बात करता है। इसीलिए इस्लाम के अंदर कहा गया कि माँ की खिदमत करोगे तो उसके पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी का अगर निकाह उसकी उम्र के साथ में कर दोगे तो उसके लिए जन्नत है, बहन का दर्जा बताया गया, बीवी से कहा गया कि वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन सुकून का जरिया है। तो मैं देख रहा हूं कि किसी मजहब ने अगर सबसे ज्यादा औरत को संस्कार दिए, तालीम दी, हिफाजत की, तो वो दीन इस्लाम है। इसके बरखिलाफ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर सती की प्रथा नहीं थी? क्या आज भी लाखों की संख्या में SC ST OBC की बहनें वो आदिवासियों का काम नहीं कर रही हैं? इन आदिवासी बच्चियों के साथ मंदिरों के अंदर में खास तौर पर आदिवासी नहीं, दासी प्रथा, देवदासी प्रथा, देवदासियों के साथ क्या हो रहा है?
लाखों की संख्या में देवदासियों के साथ में क्या हो रहा है, इस पर हमें चिंतन करने की सख्त जरूरत है। और दूसरा, तकरीबन 14 लाख के करीब खवातीन SC ST OBC की गायब हो चुकी है, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज की। इसका डेटा कहां है? तो क्या भारत ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा जो है जिम्मेदार बन रहा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ ह्यूमन ऑर्गन्स का भी जो है जिम्मेदार बन रहा है? मैं आज शासक वर्ग में जो बैठे हुए विधानसभा लोकसभा में लोग हैं, उनसे यह सवाल करना चाहता हूं कि आपको सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ इज्जत और एहतराम लोगों का करने की जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। तो आपके लिए जरूरी है कि तमाम वर्ग के लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को आप बिल्कुल 100% आप साबित करें कि हाँ, हम अपने बच्चियों की, अपने नौजवानों की हिफाजत कर सकते हैं। फतवा का क्या मामला है सर? फतवा कब जारी होता है और क्यों जारी होता है? ये तो लोग सवाल करते हैं। या आप लोग के जब उसमें कानून में कोई विरोध करता है, आप लोग फतवा जारी कर देते हैं, इस पर क्या? नहीं, फतवा ऐसे ही जारी नहीं होता है। फतवा अगर शरीयत का कोई अमल है, जैसे कि टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके अंदर में अगर कोई चीज हलाल है, उसको अगर कोई गिरोह हराम कह रहा है, तो उसको बताया जाता है कि ये चीज हलाल है। फतवा क्लैरिफिकेशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोगों के दिमागों में जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो गलत फहमियां हैं, उसका क्लैरिफाई किया जाता है फतवे के जरिए से। हाँ, फतवे के जरिए से। फतवा कभी भी संविधान मत मानो ऐसा फतवा नहीं आया है। मुसलमानों के लिए SC ST OBC से ताल्लुकात मत रखो ऐसा फतवा नहीं आया है। तो फतवे की जो परिभाषा है, जो उसके शब्द को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी उन कमजोर दिमाग वाले लोगों को ऐसा बावर किया जा रहा है कि फतवा दे दिया गया, फतवा दे दिया गया। लेकिन क्या फतवा दिया गया, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे क्या चीजें चल रही है, उन तमाम चीजों को देखना और जानना और समझना पड़ेगा। आम जनता फतवा लफ्ज जानती है, फतवे का क्लैरिफिकेशन करने की भी जिम्मेदारी मैं राष्ट्र मुस्लिम मोर्चा और इसके साथियों के ऊपर समझता हूं। हम ये काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मंच से तमाम SC ST OBC समाज को, मुस्लिमों की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने मूल्यवासी भाइयों और बहनों को सबसे पहले सलाम, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूं, और मैं उनकी जिंदगी की हिफाजत, उनके बच्चों के मुस्तकबिल और उनकी हर किस्म की सेफ्टी और सिक्योरिटी का सबसे पहले मैं ये समझता हूं कि मैं उसका जिम्मेदार हूं। मेरे कांधों पर बहैसियत मुसलमान ये जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं ये तमाम चीजें आपके लिए करूं। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो माहौल बनाया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया की जानिब से, या फिर हमारे पास जो ऐसे बयानात चल रहे जिनका अभी आपने जिक्र किया, तो ऐसे मामलात पर थोड़ा सा चिंतन करें। लोग आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको धमका रहे हैं। किसी मुसलमान ने आज तक वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, किसी मुसलमान ने जातिवाद नहीं बनाई, किसी मुसलमान ने SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसके खिलाफ आंदोलन नहीं निकाला, किसी मुसलमान ने दासी प्रथा नहीं की, किसी मुसलमान ने OBC के ऊपर शूद्र को घोषित नहीं किया, उन पर थोपा नहीं, किसी मुसलमान ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन नहीं किया। मुसलमान सिर्फ विलन के तौर पर बताया जा रहा है। हकीकत में मुसलमान का नाम लेकर पीछे 3.5% लोग और इनकी मानसिकता काम कर रही है। तो इनकी चालों का आप शिकार ना बने। हम और आप एक मुल्क के, एक समाज के और एक ही जगह के लोग हैं, DNA के भाई हैं। कुछ गलत फहमियां हमारे दरमियान में पैदा की गई है। सही दुश्मन को पहचाने, उसको जाने और उस दुश्मन के खिलाफ में लड़ने की कोशिश कीजिए संवैधानिक तरीके से, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने किया है। यही मेरा संदेश और पैगाम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।